नमस्कार, देश की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। झारखंड के साहिबगंज में श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसी वारदात हुई है। यहां पर रूबिका नाम की एक महिला की हत्या कर दी गई और आरोप महिला के पति पर यहां पर लगा है। शव के 50 से ज्यादा टुकड़े यहां पर कर दिए गए और अलग अलग जगहों पर इन्हें फेंका गया। शव के टुकड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है और इलाके में तनाव के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। मेरा बेटी काले से हमको मालूम हुआ। क्या पता चला दादा? बोला कि शुक्रवार वो लड़का जो हमको बताया कि शुक्रवार से वो लड़की आपका लड़की गई वे नहीं है। हाँ। बताया कि के बजे तक, तो हम बोला कि 6 बजे। 6 बजे से कहाँ निकला हमको भी पता नहीं है कहाँ निकला है लड़की। तो फिर हम लोग गया मार्केट, जो शनिचर था मार्केट आए तो बता दिया कि ऐसा है कि लड़की आपकी लड़की पीस कर दिया, टुकड़ा कर दिया है। कितना टुकड़ा मिला? कितना टुकड़ा मिला है? 100 पीस जैसा टुकड़ा किया है। उसका घर वाले लोग ही शामिल है सब। उसका मम्मी उसका मामा घर लेके वहाँ मरवाई है, वैसे खबर हम लोग को मिली है। तो हम लोग यहाँ आ गए था ना, और हम लोग को डर है कि हम लोग को भी वो लोग छोड़ेगा नहीं, एक एक करके मारेगा सब लोग को, वैसे वो लोग डरा रहा है। आप लोग को डरा रहा है? जी सर, कि डर है कि उसी को मार दिया, उसका घर में शादी हो गया, उसको मार दिया तो वो लोग तो हम लोग को तो नहीं ना छोड़ेगा सर। तो वो लोग को फांसी का सजा होना चाहिए। रूबिका पहाड़ी जो यहाँ की रहने वाली बोरियो की रहनी, गोड्डा पहाड़ी बोरियो की रहने वाली है, वो ये दूसरी शादी दिलदार अंसारी जो यहाँ पर बोरियो का है, फाजिल टोला का, उसके साथ हुई। ऑलरेडी उसकी पहली पत्नी थी। इसको लेके आपसी फैमिली विवाद चल रहा था। इसी फैमिली विवाद के चलते उसको रूबिका पहाड़ी को इन लोगों ने एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और लाश को टुकड़े करके आंगनवाड़ी के जो इसके थाना से 500 गज की दूरी पे है वहाँ पर फेंक दिया गया। मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। मनीष जी, काफी हैरान करने वाली ये वारदात है। हम देख रहे हैं कि श्रद्धा वालकर की जो हत्याकांड हुआ उसमें ही जब तफ्तीश हो रही थी तो किस तरह से चीजें सामने आई और उसी तरह का ये मामला यहाँ पर आया है। जरा इस घटना के बारे में आप विस्तार से बताइए और जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया गया है क्या? हाँ, ये पुलिस का कहना है कि जो आरोपी युवक हैं, जो रूबिका पहाड़ी के पति भी हैं दिलदार, उनको हिरासत में लिया गया है। उनके साथ पूछताछ भी की गई है। लेकिन दूसरा ये कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति का जो ये आरोपी है, इसकी ये दूसरी शादी है और इसने आवेश में आकर ये इस हत्या को अंजाम दिया है। और पुलिस अभी फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पा रही है। लेकिन हाँ, उनका कहना है कि जो पीड़िता रूबिका पहाड़ी है, उनके परिवार वालों ने जो भी शव के जो भी हिस्से मिले हैं उसके आधार पर इस बात की पुष्टि की है कि जो भी रूबिका पहाड़ी का ही वो शव है, जिसको मारने वाले जो हैं ये जो दिलदार हैं, जिन्होंने ये दूसरी शादी की थी। और उनका ये अभी पुलिस नहीं बता पा रही है कि इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है कि नहीं। फिलहाल उनके साथ पूछताछ जारी है। शुक्रिया मनीष जी आपका सब जानकारी के लिए। तो पूछताछ अभी यहाँ पर जारी है, पुलिस इस मामले को अब देख रही है। शव के 50 से ज्यादा टुकड़े कर यहाँ पर अलग अलग जगहों पर फेंके गए। हैरान करने वाली वारदात ये यहाँ पर सामने आई है। साहिबगंज का ये मामला है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के नजदीक पालघर में 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों में से एक पीड़ित की पहचान का है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बताइए इस मामले के बारे में और क्या जानकारी है? तभी से मुंबई से सटा पालघर जिला है, वहां का की वारदात है कि 16 की रात जब बच्ची पर नहीं आई और उसने फोन करके पिता को बताया कि मैं यहाँ पे एक तरह से घायल की अवस्था में पड़ी हूँ,
लेकिन लोकेशन नहीं मिल रही थी। तब पिता ने सातपाटी पुलिस स्टेशन में संपर्क किया और वहां पे पुलिस को जानकारी देने के बाद फिर लोकेशन सर्च कर पुलिस ने जब वहां पर पहुंची तो सुबह वो बच्ची जो है वो वहां पर थोड़ी गंभीर अवस्था में मिली। वहां पर लाकर उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर मामले की जांच शुरू की गई। पता चला कि उसके साथ जो है कि गैंगरेप किया गया है। तब पुलिस ने सर्च करके सभी 8 आरोपी जो थे उन सभी 8 आरोपियों को उस पूरे मामले में तुरंत लगभग घंटे से 2 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। सभी के ऊपर 376D यानी सामूहिक बलात्कार के साथ साथ पोक्सो एक्ट का भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि जो बच्ची है वो नाबालिग है और इसमें जो मुख्य आरोपी है वो बच्ची के पहचान का है, वही उसे बहला फुसला कर ले गया था और फिर वहां पर जाकर उसके दोस्तों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। तो पुलिस ने मामला दर्ज किया है, सभी को गिरफ्तार कर लिया है और जो जरूरी जो सबूत इकट्ठा करने हैं उसकी कोशिश की जा रही है और जो नाबालिग है उसको मेडिकल के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल लाया गया था, वो लाया गया है और वहां से उसके मेडिकल की जो भी जांच है वो की जा रही है और एक कोशिश है कि एक मजबूत केस बनाकर जितने भी दोषी हैं सभी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। शुक्रिया सुनील जी आपका सब जानकारी के लिए। तो पालघर का ये मामला है जहां पर नाबालिग से गैंगरेप किया गया और अब पुलिस ने जो आरोपी हैं उनको यहां पर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो तफ्तीश है वो की जा रही है। मुंबई के नजदीक पालघर की ये घटना हमने आपको बताई। मनी यहां पर सुनील जी ने विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि चीन हमें आंखें दिखाता है और हमारी सरकार उसे इनाम दे रही है। चीन ने हमें आंख दिखाई तो बीजेपी सरकार ने अगले साल 7.5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा। हमें तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनसे और सामान खरीदने की क्या मजबूरी थी। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि चीन हमारे ऊपर छोटे बड़े हमले कर देता है, हमारे जवान डटकर उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर खबर आती है कि चीन कहीं इतने किलोमीटर अंदर घुस गया और भारत सरकार कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। अब एक तरफ चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारा सैनिक जो है वो चाइना का डट के मुकाबला कर रहा है, अपनी जान तक दे रहा है। कई सैनिकों की जान चली गई। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि हम चाइना को इसका इनाम देते जा रहे हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार को पता नहीं क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या हो गया, उनको सजा देने की बजाय वो हमें आंख दिखाते हैं। उनकी आंख में आंख डाल के उनको जवाब देने की बजाय उनके साथ हम और सामान खरीद रहे हैं, उनसे चाइना से और सामान खरीद रहे हैं। 2020-21 में यानी कि पिछले से पिछले साल में हमने $65 बिलियन का चाइना का माल खरीदा। चाइना ने और आंख दिखाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगले साल $95 बिलियन का 7.5 लाख करोड़ का और सामान खरीदा उनसे। उसके बावजूद सुनने में आता है कि चाइना कहीं पे इतने किलोमीटर अंदर घुस गया, चाइना कहीं पे इतने किलोमीटर अंदर घुस गया। भारत सरकार कहती है नहीं सब ठीक है। चप्पलें हम नहीं बना सकते, कपड़े हम नहीं बना सकते, वहां से चश्मे इंपोर्ट हो रहे हैं। ये सारा सामान तो हम भी बना सकते हैं, भारत भी बना सकता है। भारत के अंदर भारत के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय सारा सामान चाइना से खरीद रहे हैं, चाइना को शाबाशी दे रहे हैं। चाइना कुछ तो मजबूरी है इन लोगों की, जो भारत को इन्होंने इस तरह से उनके सामने है। हमारे सैनिकों की जान की भी इनकी कोई परवाह नहीं है। तवांग में भारत चीन सेना की झड़प के बाद पहली बार पीएम मोदी उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय और त्रिपुरा पहुंचे। उन्होंने शिलांग में उत्तर पूर्व परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि फुटबॉल में जब कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 साल में हमने उत्तर पूर्व के विकास में रुकावट बनी ताकतों को रेड कार्ड दिखा दिया है। हम भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद, हिंसा और वोट बैंक की राजनीति को दूर करने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे
रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। हिंद महासागर में भारत की ताकत और बढ़ गई है। भारतीय नौसेना के बेड़े में अत्याधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत मोरमुगांव को शामिल कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में भारतीय नौसेना की इस नई ताकत मोरमुगांव को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। 127 मिलीमीटर गन से लैस आईएनएस मोरमुगांव 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और इस पर AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम लगा है। साथ ही ये एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से भी लैस है। मोरमुगांव भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया दूसरा युद्धपोत है। इस युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर है, जबकि ये 17 मीटर चौड़ा है और इसकी भार वहन क्षमता 7400 टन है। इसे भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा सकता है। ये 4 गैस टरबाइन से चलाया जाता है और भी कई खासियतें इस युद्धपोत में शामिल हैं। भारत में निर्मित शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक आईएनएस मोरमुगांव का नाम पश्चिमी तट पर स्थित गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। इसके भारतीय नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। मित्रों, देशवासियों को मैं यह जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विशाखापत्तनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं इंडियन नेवी, इसकी डिजाइन टीम, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस वारशिप के निर्माण में शामिल अन्य ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में घर खरीदारों ने विरोध प्रदर्शन किया और इनके घरों की रजिस्ट्री लंबे समय से नहीं हो रही है। वहीं कई ऐसे लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए जिन्हें 12 साल बाद भी उनका घर नहीं मिला है। इन लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त नेता वादा तो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देता है। तो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से बेशक भारत का सीधा नाता नहीं है, लेकिन भारत में फुटबॉल के बेहिसाब दीवाने हैं और वो मेसी की हार पर रोते भी हैं, रोनाल्डो की टीम के बाहर होने पर खाना तक नहीं खाते हैं और एम्बापे को फुटबॉल का जादूगर मानते हैं। ऐसे में आप किस टीम को जीतता हुआ देखना चाहेंगे? एक खास रिपोर्ट आप देखिए। सर, इंडिया अगर फुटबॉल की बात करें तो हम कहीं नहीं। टूर्नामेंट के पहले भी, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से पहले भी मैंने आपसे बात की थी। अब फ्रांस अर्जेंटीना का फाइनल होने वाला है, यहाँ क्यों एक्साइटमेंट है उस तरह का? हमारे देश में एक तो जनसंख्या ज़्यादा है, दूसरा हमारे पहले फुटबॉल बहुत अच्छा होता था 70 के पहले, वो फुटबॉल अब नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर पुराना, अगर आप देखते हैं जो डूरंट कप है 102 साल पुराना फुटबॉल चल रहा है, तो फुटबॉल है हमारे पास, लेकिन उसको यूटिलाइजेशन सही तरह नहीं होता। फुटबॉल का भी फॉलोइंग है, मैं कई बच्चों को जानता हूं, जैसे ये बच्चे हैं EPL को फॉलो करते हैं। अभी बहुत सारा की टीम भी चेंज हुई है, बहुत सारा नया कोशिश भी हो रहा है। अगर अर्जेंटीना और फ्रांस की बात करें तो ये एक्साइटमेंट है, कौन आपको लगता है जीतेगा? देखिए, मेरे को तो लगता है कि अर्जेंटीना जीतेगी। अर्जेंटीना की जो फैन है, मैं ब्राजील फैन हूँ, यू आर मेसी फैन, लेकिन मैं ब्राजील फैन हूँ। मैं ब्राजील
को मैं हर बार मानता हूँ, लेकिन इस लास्ट जो सेमीफाइनल खेला बहुत आउटस्टैंडिंग फुटबॉल खेला, 3 गोल किया। और अगर दूसरे एंगल से देखते तो फ्रांस ने 2 गोल किए हैं, दोनों में संक्षिप्त है, गोल मारने के लिए अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन मैच मेरे को लगता है कि अर्जेंटीना जीतेगी, मेसी गोल मारेगा सर, मैं बैट लगा सकता हूँ। मेरा फेवरेट प्लेयर मेसी। कौन लगता है जी, कौन जीतेगा दोनों में? सर मुझे मैसी लगता है। मैसी सर मैसी लगता है। सर मैसी तुम तो अभी रोनाल्डो बोल रहे थे। पोर्टुगल ही है ना उसमें। पोर्टुगल है नहीं, हाँ इसलिए लेकिन नहीं, जो जिसका फैन है वही आप सर मेरे हिसाब से अर्जेंटीना जीतेगी। मैसी अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेला है, तो लेकिन कमाल की बात है सर, एम्बापे जैसे प्लेयर है, जिरू है, फ्रांस बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। मैसी सर। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक तरह से इंडिया में पता नहीं क्यों अर्जेंटीना को लेके, ब्राजील को लेके, कई बार फ्रांस को लेके, पोर्चुगल को लेके एक अलग कनेक्ट सा है, और ये खिलाड़ी किसी न किसी तरीके से उस टीम से जोड़ लेते हैं। और शायद यही वजह है कि मेसी जैसे सितारे या किलियन एम्बापे जैसे सितारे या रोनाल्डो या ब्राजील के कई खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड वाइड सुपरस्टार होते हैं, और उनके फैन अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कोने में फैन होते हैं, और वो अलग दांव लगाते हैं। फिलहाल तो सबकी नज़र फाइनल मुकाबले पे है, और ये देखना होगा कि मेसी या एम्बापे कौन सुपरस्टार बनता है। एम्बापे के पास एक वर्ल्ड कप है, मेसी अगर ये जीतते हैं तो उन्हें गोट में, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लीग में वो शामिल हो जाएंगे, ऐसा बहुत सारे भारतीय फुटबॉल फैंस मानते हैं। फिलहाल सबकी नज़र रहेगी फाइनल पे, एम्बापे या मेसी। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।